तो हमने पिछली क्लासेस में किया था क्या क्या किया था हमने। मेन इंट्रोडक्शन और फर्स्ट यूनिट करा था, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू द एनाटॉमी, पोजीशंस और सेल, टिश्यू। उसके बाद रिस्पिरेटरी सिस्टम हमने करा था, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन हमने देखा, कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं रिस्पिरेशन करने में, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल सेंसेस के बारे में। ओके, स्पेशल सेंसेस में क्या आता है? स्पेशल सेंसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्पेशल सेंसेस में क्या पढ़ेंगे हम? कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं: आइज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। ओके, हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, स्पेशल सेंसरी ऑर्गन होता क्या है, ठीक है ना। थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हमने उसके ऑर्गन्स पे जाना है। तो मेनली हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट हो सकता है और थोड़ा कंसाइज वे में हो सकता है, शॉर्ट वे में हो सकता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप तो हो जाएगा ठीक ठाक, एग्जाम के लिए सफिशियंट है। अगर आपने इतना कर लिया तो हो जाएगा, एग्जाम पास कर जाएंगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। तो बेझिझक दिमाग शांत करके चिल कॉफी वॉफी पीजिए आराम से और पढ़िए। स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। करें, स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स होता है, स्पेशलाइज्ड क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होता है, वेरी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। ये काम क्या करता है? दैट डिटेक्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है, एंड ट्रांसमिट सेंसरी इम्पल्स टू द ब्रेन फॉर द इंटरप्रिटेशन। कह रहा है कि एक जो सेंसरी ऑर्गन होता है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होता है, वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है, ठीक है ना, पहचानता है, एक्सेप्ट करता है और उसको क्या करता है? ट्रांसफर करता है। कहाँ से? इम्पल्स के थ्रू, सेंसरी इम्पल्स के थ्रू ब्रेन तक, ठीक है ना। फिर वहाँ पे क्या होता है? ब्रेन में जाके इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे कि हम जैसे बोल रहे हैं, ठीक है ना, आपको सुनाई दे रहा है, इस आप वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे तो उसको आपको सुनाई दे रहा होगा, ये क्या है? ईयर इज ऑल्सो और सेंस ऑर्गन्स, ठीक है ना। ये हमने क्या किया? कलेक्ट किया, ईयर पिन ने कलेक्ट किया, फिर इंटरनल ईयर में गया साउंड, ठीक है ना, वहाँ पे एम्पलीफाई हुआ और चीज़ों को फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में गया और वहाँ से इंटरप्रिटेशन चला कि सर स्पेशल सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ा रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे किसी ने टच करा, आपको पता चल जाता है कि हीट है, कोल्ड है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट्स आपसे टच करे तो आपको पता चल जाता है कि कैसा पिन पॉइंटेड है, चुभ तो नहीं रहा है, ठीक है ना, या फिर कोई भारी भरकम ऑब्जेक्ट है, इस टाइप से। वही है डेफिनेशन। स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो क्या करते हैं? डिटेक्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, जैसे हीट, कोल्ड वगैरह, और उसको ट्रांसफर करते हैं एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है ना, इम्पल्स के थ्रू ब्रेन में। ओके, अब इसके बहुत सारे टाइप्स है सेंसरी ऑर्गन्स का, ठीक है ना। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इसके 5 मेनली टाइप्स हैं। पहला है ईयर, उसके आईज है, ईयर है, नोज है, टंग है और स्किन है। ये सारे 5 सेंस ऑर्गन है, बट इनमें से हमें पढ़ना है 2 के बारे में बहुत ज़्यादा, जो इंपॉर्टेंट है, आईज और ईयर के बारे में। एग्जाम में मेनली इसी 2 से क्वेश्चन बनाते हैं। या तो आपको पूछे जाएंगे कि आई का डायग्राम क्या होता है, ठीक है ना, एनाटॉमी में, और आई का फंक्शन पूछ सकते हैं 2 नंबर में। या तो आपको बताएंगे कि पूछेंगे कि ईयर का डायग्राम बनाना है, ठीक है ना, और उसको लेवलिंग करना है। ये मान ली 2 से 3 नंबर में पूछते हैं, तो हम फटाफट करते हैं इसके एनाटॉमी। मेनली हमें 2 ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने के लिए अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है। और थोड़ा सा रैपिडली करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। ये आपका हो गया आई का एनाटॉमी। इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर्स में मेनली क्या होता है ना, ये जो हमारा उभरा हुआ पार्ट, ठीक है ना, इसको कहते हैं कॉर्निया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉर्निया, ये उभरा हुआ पार्ट। ओके, इसको कॉर्निया कहेंगे। और इसको जो कहते हैं पीछे वाले जो होते हैं, ठीक है ना, पीछे यही कंटिन्यू करते हैं लेयर्स, इसको कहते हैं स्क्लेरा। ओके, इसको क्या कहते हैं? स्क्लेरा। ये ठीक, जो उभरा हुआ बल्ज पार्ट है, ठीक है ना, इसको कहते हैं हमें कॉर्निया। और जो पीछे वाले पार्ट है, जो आउटमोस्ट लेयर्स है, उसको हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा।
ओके। उसके बाद आ जाते हैं, उसके जस्ट नीचे एक वैस्कुलर लेयर होता है, ठीक है ना? इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना? क्वाराइड्स लेयर्स होता है। उसके बाद उसके नीचे जो होते हैं रेटिनल लेयर्स। ओके, ये 3 लेयर्स हो गए। उसके बाद इसके बैक में क्या होता है कि एक ग्रुप बना रहता है, ट्रायंगल करके फोसा है, ठीक है ना? इसको मैक्यूला कहते हैं, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं लेंस पे, ठीक है ना? जो यहाँ से जो इंटरनल्स रेटिना वाला लेयर होता है वो क्या होता है, आगे जाके थोड़ा सा बल्ज कर जाते हैं और आउटवर्ड की तरफ निकलते हैं। उसको कहते हैं सिलियरी बॉडी। और सिलियरी बॉडी से बहुत सारे लिगामेंट्स निकलते हैं, ठीक है ना? जो लेंस को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, उसे कहते हैं सिलियरली बॉडी। इसे हम क्या कहते हैं, सिलियरली लिगामेंट। ओही शिट, ये क्या बात हो गई। लो, इसको कहते हैं, भाई साहब ग्रीन से बनाते हैं, इसको कहते हैं सिलियरली लिगामेंट्स। इसको सिलियरली लिगामेंट्स कहते हैं। ओके, ये हमारा लेंस हो गया। ये हमारा पूरा एक लेंस हो गया, ठीक है। ये लेंस है। उसके बाद ये वाला हमारा आइरिस आ जाता है। ये आइरिस वाला पार्ट है। और उसके बीच में क्या होता है, पिपल्स रहता है ब्लैक कलर की। ओके, ये मेनली हमने ये चीज़ देख ली। उसके बाद इसके ये दो क्या करता है, ये जो स्ट्रक्चर्स होता है सिलियरली बॉडी, सिलियरली लिगामेंट्स और लेंस में लाके एक स्ट्रक्चर्स बना देता है और आई को ना सेपरेट करता है दो डिपार्टमेंट में। एक तो होता है पीछे वाला, एक होता है आगे वाला, ठीक है ना? जो पीछे वाला होता है उसको कहते हैं विट्रस बॉडी, और जो आगे वाला होता है, ठीक है ना, इसको कहते हैं एक्वस बॉडी। एक्वस और वेट्रस बॉडी में क्या होता है ना, इन दोनों में फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है ना? इसलिए हमने एक्वस और वेट्रस बोला। ये आपको हो गया। उसके बाद यहाँ से ऑप्टिक नर्व जाते हैं, ऑप्टिक पाथवे है। और ये रेड वाली क्या है, ऑप्टिक आर्टरीज है। ब्लू वाली क्या है, ऑप्टिक नर्व है। ये सॉरी ऑप्टिक वैन है। हमेशा कहीं भी देखते हैं ना ऑप्टिक वैन, वैन जो होता है ना वो ब्लू कलर में ही शो किया जाता है। आर्टरी को रेड कलर में और येलो कलर में होता है वैन, ठीक है ना? अगर कहीं भी बुक में ये तीनों कलर दिखे, ठीक है ना, और ये ऐसे ऐसे ब्रांचेस दिखे तो समझ जाना, डिफ्रेंशिएट कर लेना। रेड वाली आर्टरी है, ब्लू वाली वैन है और येलो वाली क्या है, नर्व सेल, न्यूरॉन्स। ओके, तो ये ऑप्टिक नर्व होता है, ऑप्टिक डिस्क होता है। ऑप्टिक डिस्क से हमें ऑप्टिक नर्व जाती है, ठीक है ना? फिर ब्रेन, ऑप्टिक काइज्मा होते हुए सीधा ब्रेन में जाती है, वहाँ पे इंटरप्रिटेशन होता है। लाइट एंटर यहाँ से करेगा, कहाँ से, कॉर्निया से करेगा, ठीक है ना? फिर हमारे प्यूपिल में जाएगा, प्यूपिल से लेंस में, लेंस से सीधे हमारे रेटिना पे जाते हैं और वहां से फिर रॉड्स एंड कॉन सेल होते हैं। यहाँ पे रेटिना में क्या होगा, रॉड्स एंड कॉन सेल होते हैं, दो सेल में रॉड्स एंड कॉन, वहाँ लाइट को परसीव करके और ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में चला जाता है और वहाँ पे हम परसेप्शन करते हैं। इंटरप्रिटेशन होता है ऑब्जेक्ट के बारे में कि कैसा कलर, कैसा उसका साइज क्या है, शेप क्या है, ठीक है ना, हाइट क्या है, विथ क्या है, ये सारी चीज़ का हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। ओके, तो आई एनाटॉमी यही है, सिंपल डायग्राम आपको बनाना और लेवलिंग, जिस मतलब सिंपल ये डायग्राम है, आप इसको भी देख के बना सकते हैं अपने नोटबुक में अगर आपको जो आता है। मेनली ये फोकस है कि आई का रफली डायग्राम बनाना है, ज़्यादा कलरफुल और ज़्यादा आपको लेपा-लेपी नहीं करना है एग्जाम में। रफली डायग्राम बनाना है फटाफट, ठीक है ना? एक बार घुमाया इधर, एक बार इधर घुमाया, ठीक है ना? एक बार थोड़ा सा उभार दिया इधर, इधर से इधर, और ये हमारा से लेंस हो गया, ये सिलियरली बॉडी, सिलियरली लिगामेंट, सिलियरली बॉडी, ये आइरिस, पिपिल, आइरिस, लेंस, ये सारे आपको करने हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा फंक्शन ऑफ आइज। क्या क्या मेन फंक्शन है, क्योंकि हमें टिपिकल चीज़ें पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। टिपिकल चीज़ें में क्या, तो मेन फंक्शन ऑफ आइज का, फंक्शन ऑफ आइज में अ, जैसे कि हमें विजन के लिए, हमें देखने के लिए मदद करता है। आंख नहीं रहेगा तो हम भाई देखेंगे नहीं, ठीक है ना? ये तो ठीक है। दूसरा क्या है, लाइट को परसीव करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए उसकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है ना, कि लाइट को परसेप्शन करने के लिए और डिटेक्ट इंटेंसिटी डीम है या डार्क है, डीम है या फिर लाइट है। कलर विजन करने में हम कलर को डिफरेंशिएट करते हैं, ये रेड, ग्रीन, रेड, ग्रीन, येलो, जितने भी कलर है उसको डिफरेंशिएट करने में हमारे पास आंख अच्छे, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है,
ठीक है ना, कि कलर विजन्स कौन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स, कौन से जो रेटिना में सेल होते हैं वो हेल्प करता है कि जो बहुत सारे कलर है उसको डिफ्रेंशिएट करने में। ओके, उसके बाद आ जाता है फॉर्म्स विजन हेल्प इन रिकॉग्निशन शेप आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ये शेप साइज हमने बताया था कि हमारा जो आँख आता है शेप साइज और उसके आउटलाइन सरफेस कैसा है उसका, ये सारा चीज हमें मदद करता है पहचानने के लिए। विजुअल एक्विसिटीज, ठीक है ना, विजुअल एक्विसिटी में क्या, प्रोवाइड ए क्लियर एंड शार्प विजन डिटेल परसेप्शन। 3D भी इमेजिन करता है, 3D भी देखता है, उसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, ये सारी चीजें हमें देखने में मदद करता है। विजुअल एक्विसिटी प्रोवाइड ए क्लियर शार्प विजन दिखाता है। ओके, मैकेनिज्म विजन में कि हमें भाई जो देखते हैं वो कैसे हो रहा है, इसको कहते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म लाइट एंटर करेगा कॉर्निया में, कॉर्निया से फिर लाइट जाएगा पीपिल, पीपिल से पास करेगा लेंस, लेंस पे होगा, लेंस से क्या करेगा पास करके सीधा रेटिना में जाएगा, रेटिना पे रहते कॉन्स एंड रॉड सेल, वहाँ से फिर ऑप्टिक नर्व में जाएगी और ऑप्टिक नर्व में विजुअल कॉर्टेक्स ब्रेन में चला जाता है और वहाँ से इमेज का हमें ख्याल आता है कि भैया ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अच्छा है, ये खराब है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना, मैकेनिज्म ऑफ विजन में ये मेनली 3 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना, इसलिए हमने शॉर्ट में और इजी वे में लिखा है डायग्राम से। आपको भी एग्जाम में इसी तरह से फ्लो चार्ट बना के लिखना है, उससे क्या होता है मार्क गेन होता है, अच्छा नंबर आता है उससे। लाइट इंटर करेगा, ठीक है ना, लाइट इंटर किया कॉर्निया, कॉर्निया से लाइट कहाँ गई प्यूपिल में, प्यूपिल से लाइट कहाँ गई लेंस, लेंस से लाइट कहाँ गई रेटिना पे पड़ा, और रेटिना में क्या दो सेल्स होते हैं कॉन्स एंड रोड्स, वो वहां से ऑप्टिक नर्व में, ठीक है ना, और ऑप्टिक नर्व से विजुअल कॉर्टेक्स में चला जाता है। फिर आता है ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ईयर्स, ईयर में डेफिनेशन हम ईयर की बात करें, द ईयर इज स्पेशल सेंसरी ऑर्गन, ये भी स्पेशल सेंसरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस, कि सुनने में और बॉडी के बैलेंस करने में मदद करता है। कौन, कान, ठीक है ना। तो ईयर का डेफिनेशन हमने पढ़ा, ईयर एक स्पेशली सेंसरी ऑर्गन, सारे स्पेशल ही होता है भाई, सबका काम अलग अलग है तो स्पेशल ही कहते हैं उस काम के लिए। ठीक है ना, सेंसरी ऑर्गन ये वर्ड आप लगा सकते हो हर जगह कि ईयर स्किन इज स्पेशल सेंसरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन, ठीक, ये आप लगा सकते हो। ठीक है, जैसे ईयर की बात करें, ईयर ईयर इज ए स्पेशल सेंसरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग, हियरिंग सुनने के लिए और बॉडी बैलेंस करने में मदद करता है। स्ट्रक्चर्स ऑफ ईयर की बात करें तो ये हमारा हो जाता है एक्सटर्नल ईयर्स, ठीक है ना, इसमें आते हैं ऑरिकल्स, इस दोनों को मिला के हम ऑरिकल्स कहते हैं, इसको ऊपर वाले को हेलिक्स कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं, इसको नीचे वाले को लोब्यूल्स कहते हैं। ये आपको अभी ध्यान मत दो, ठीक है ना, बट अगर आपको याद हो रहा है, रिवाइज हो रहा है तो वेल एंड गुड, जिसको पता है, नहीं पता है तो नॉर्मली इसको हम मिला के ऑरिकल्स कहते हैं। ओके, मेनली जो कान है वो तीन कंपार्टमेंट्स में डिवीजन किया गया है। पहला है एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, फिर है मिडिल ईयर, फिर है इंटरनल ईयर। हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, यहाँ से लेकर जो ओवल विंडो होती है ये होती है एक्सटर्नल, यहाँ से यहाँ एक्सटर्नल, और यहाँ से मिडिल होता है और ये इंटरनल होता है। ओके, हम पढ़ेंगे आगे उसे। फिर यहाँ से एक जाती है ट्यूब्स, एस शेप का होता है, एस वाले शेप का, अगर इसको तुम ऐसे लिखोगे तो ये इस शेप का होता है, ट्यूब्स होलो। ओके, उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये मेनली 2.4 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है ना, लेंथ में, और इसके अंदर बहुत सारे सेरेमिनम वैक्स निकलते हैं सीवियस ग्लैंड से, और बहुत सारे हेयर्स रहते हैं ताकि प्रोटेक्शन करते हैं कि फॉरेन पार्टिकल्स अंदर ना जाए कान के। ओके, यहाँ पे एक थीन थीन विंडोज रहता है, ठीक है ना, बिल्कुल थीन पतला सा, उसको कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स होते हैं उसको कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और टिम्पैनिक जस्ट पीछे क्या होता है, टिम्पैनिक कैविटी रहता है, हॉलो खाली जगह, और वहां से आप निकलते हैं एक और ट्यूब्स, ठीक है ना, उसको कहते हैं स्टेचियन ट्यूब्स। ओके, जस्ट जो ओवल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वहां से 3 बोन्स का अटैचमेंट होता है, पहला होता है मेलियस, ठीक है ना, उसके बाद इंकस, उसके बाद स्टेपिस, ठीक है ना, एक दूसरे से अटैच होते हैं। ओके, जो स्टेपिस होता है
ये ओवल इंटरनल जो ईयर है उसके ओवल विंडो से हम अटैच होता है। ओके, ये होता है कॉकलियास। ये क्या है? कॉकलियास। और ये है सेमी सर्कुलर्स, ऐसे वाली सेमी सर्कुलर्स कैनाल्स। ठीक है ना? सेमी सर्कुलर्स कैनाल्स। और दो नर्व यहाँ से निकलती, एक वेस्टिब्यूल्स और एक कॉकलियर नर्व। तो ये बेसिक और रफ एंड टफ डायग्राम है। ओके, ये एक्सटर्नल्स ईयर के ऑरिकल्स आ गया। ठीक है ना? ये ऑडिटरी कैनाल है, साउंड यहीं से ये कलेक्ट करेगा, ऑरिकल्स कलेक्ट करेगा, फिर जाएगा यहाँ पे और यहाँ से टकराएगी कहाँ? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा मेलियस, इंकस और स्टेपिस को। स्टेपिस क्या करेगा? ओवल विंडो को वाइब्रेट कराएगा और वहाँ से जो फ्लूइड्स रहते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे वाइब्रेशन होता है, फिर वहाँ से हमारे ब्रेन में जाती है नर्व लेकर, कौन से? वेस्टिब्यूल्स और कोक्लियर नर्व। और वहाँ पे फिर ब्रेन में इसका परसेप्शन होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, फिर हमें समझ में आता है कि अच्छा वो गाली दे रहा। द ईयर इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स। ठीक है ना? एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल, इनर ईयर या इंटरनल ईयर, जो भी आप बोल लो। ओके, इंटरनल ईयर। ओके। हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल ईयर के बारे में। सबसे पहले इसके पास कौन कौन से कंपाउंड्स रहते हैं? ऑरिकल पिन्ना होते हैं, ठीक है ना, उसको हम ऑरिकल्स कहते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स, हमने जो बताया था, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स इसको कहते हैं। ठीक है ना? उसका फंक्शन क्या होता है? एक्सटर्नल ईयर का फंक्शन क्या होता है? एक्सटर्नल ईयर का मेनली फंक्शन होता है कि ये जो एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, यहाँ से लेकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेकर बाहर तक, क्या है? एक्सटर्नल ईयर का कंपोनेंट्स है। ये मेनली क्या करता है? साउंड को कलेक्ट करता और डायरेक्ट साउंड वेव्स को कहाँ भेजती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन है। और इसका क्या फंक्शन है? ये साउंड वेव को, जो एनवायरनमेंट है उसको कलेक्ट करता है और पुश करता है अंदर की तरफ। ठीक है ना? टिम्पैन ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। ठीक है ना? यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, और यहाँ से जाती है कहाँ? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। ओके, एक्सटर्नल ईयर का ये फंक्शन है। मिडिल ईयर के पास कंपोनेंट्स है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है ना? और ओसिकल्स है। ओसिकल्स मीन्स जो ईयर के बोन्स होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं, जिसको मेलियस, इंकस और स्टेपिस। उसके बाद स्टेचियस ट्यूब्स होते हैं, ये वाले ट्यूब्स। ठीक है ना? स्टेचियस ट्यूब्स नाजोफेरिंग्स में जाकर ओपन होती है। उसके बाद इसका फंक्शन है। फंक्शन क्या है कि ये एम्पलीफाई करता है साउंड को, वाइब्रेशन को, एम्पलीफिकेशन का काम करता है साउंड को। ये बाहर के प्रेशर, कान के बाहर के प्रेशर और कान के अंदर के प्रेशर को मेंटेन करने में भी मदद करता है। कौन? मिडल ईयर। इनर ईयर क्या कम करता है? इसके पास कंपोनेंट्स की बात करें तो कोक्लिया होते, वेस्टिब्यूल्स होते, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। ओके, जैसे हमने बताया था यहाँ पे, ये क्या है? कोक्लिया है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, और ये वेस्टिब्यूल्स वाले पार्ट्स होते हैं बीच में कुछ। ठीक है ना? इसका फंक्शन है हियरिंग। कोक्लिया का क्या फंक्शन है? सुनने में। बट वेस्टिब्यूल्स और सेमी सर्कुलर कैनाल का क्या काम है? ये बैलेंसिंग का काम करेगा, बैलेंसिंग और पोस्चर्स मेंटेन करने में मदद करेगा शरीर का। जैसे हम सीखा, हमारा पोस्चर तभी से लूज था, इसे हम पढ़ा रहे थे, अब हमारा पोस्चर बिल्कुल सीधा हो गया, तो ये पोस्चर मेंटेन करने में मदद करता है और बैलेंस, शरीर को बैलेंस भी करता है भाई सब। अब आ जाते हैं फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ ईयर का क्या होता है? फंक्शन ऑफ ईयर का कन्वर्ट साउंड वेव इनटू नर्व इंपल्स। कान का क्या फंक्शन भाई? कान क्या करता है? एक तो सुनता है, सुनता कैसे है? तो साउंड वेव को कन्वर्ट कर देता है, किसमें? नर्व इंपल्स में। ओके, फिर हमने बताया था कि ये बॉडी को बैलेंस करने में भी मदद करता है, मेंटेनिंग बैलेंस। किसका? मेंटेनिंग बैलेंस, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बैलेंस व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। कह रहा है कि ये तब बैलेंस करते हैं जब बॉडी रेस्ट में रहे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, बॉडी बैलेंस ड्यूरिंग मूवमेंट। ठीक है ना? अगर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बात करें तो बॉडी को बैलेंस करता है ड्यूरिंग रेस्ट। बट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, बॉडी को बैलेंस करता है कब? जब वो मूवमेंट करता हो बॉडी। ओके, कान ये हमारा काम करता है और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है ना? इसका फंक्शन है कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। कोऑर्डिनेशन का भी, कोऑर्डिनेशन मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन करने में भी मदद करता है। कैसे कोऑर्डिनेशन? हेड एंड आई मूवमेंट। ठीक है ना? आई का मूवमेंट होगा,
हेड का मूवमेंट होगा उसी तरफ से आई का भी मूवमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे देखते हैं ना, कान इधर खड़ा हो गया, कुछ आवाज हो रही है, मूवमेंट करते हैं ना, उधर आई भी देखते हैं ना, तो ये कोऑर्डिनेट करता है आई मूवमेंट और हेड मूवमेंट को। मैकेनिज्म इसका क्या होता है, साउंड वेव को एक्सटर्नल ईयर्स कलेक्ट करता है, फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में जाता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हमने बोला था वहाँ पे ओसिकल्स है, ठीक है ना। ओसिकल्स क्या है, कौन कौन से ओसिकल्स हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपिस, तीन बोन्स होते हैं। फिर ओवल विंड्यू में जाता है, फिर वहाँ पे कॉकलिया, और वहाँ पे ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई उसको हम बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर्स होता है जो कोक्लिया के अंदर का होता है। हम डीपली अगर पढ़ेंगे तो इट में टेक टाइम्स, लॉट्स, बट हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है भाई साहब। हाँ, और हम बताएंगे तो क्या पता आप कंफ्यूज भी कर जाएंगे, तो हम कभी और पढ़ेंगे, आराम से लेक्चर तैयार करेंगे, अपलोड करेंगे, आप देख लेना। बट आप इतना याद रखना, या फिर आप ऑर्गन ऑफ कटाई छोड़ देना, आपको ना समझ में आए तो। सो उससे नंबर नहीं कटेगा, आपको लगेगा कि नंबर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोकलिया आपने लिख रखा है, ठीक है ना। फिर कोकलिया नर्व में जाती है, और कोकलिया नर्व से ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाता है, ठीक है। साउंड वेव्स कलेक्ट किया एक्सटर्नल ईयर ने, वहां से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में गया, वहां से हमारे पास ईयर ओसिकल्स, ठीक है। ईयर ओसिकल्स में वाइब्रेशन हो गया, फिर ओवल विंडो को वाइब्रेट किया, वहां से कोक्लिया में गया, और कोक्लिया से कोक्लियर नर्व, वहां पे क्या क्या ट्रांसमिट, कोक्लियर नर्व में ट्रांसमिशन हुआ इम्पल्स का, और कॉर्टेक्स में जाके हमें पता चला कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या या क्या सुन रहे हैं, ओके। फिर सॉरी, फिर आ जाता है स्किन। स्किन, वेरी गुड। ये आपके पास ना स्पेशल सेंसर्स में भी कवर हो जाएंगे, और इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में भी कवर हो जाएंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, इससे 4-5 नंबर का क्वेश्चन तो बन ही जाता है, ठीक है ना। आपको क्या पता है स्पेशल सेंसस से क्वेश्चन इससे नहीं डाला, तो हो सकता है कि जो इंटीग्यूमेट्री सिस्टम से एक क्वेश्चन डाल दे कि एक स्किन का डायग्राम बनाइए और उसका फंक्शन लिखिए स्किन का। तो फटाफट हम देख लेते हैं क्या है इस डायग्राम और क्या है फंक्शन। स्किन, स्किन का क्या है डेफिनेशन, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, आई नो। ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है हमारे बॉडी का, वो स्किन ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। मैं थोड़ा यहाँ हाईलाइट कर दूं भाई साहब, यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट, स्किन इज लार्जेस्ट। आई भाई साहब, ये कैसा हाईलाइटर से, गलत बात। बट हाँ, ये हुआ ना बात। organ of the body that covers and protect the body and help in sensation, हमारे बॉडी को कवर भी करता है और सेंसेशन में मदद भी करता है, वही तो बोला है, ठीक है ना। टेम्परेचर रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन भी काम करता है, टेम्परेचर रेगुलेट भी करता है, और एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स का भी काम करता है। हम एक बार और इसको देख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन कहता है कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी, ठीक है ना। दैट कवर्स द स्की दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी एंड हेल्प इन सेंसेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। क्या क्या मदद करता है, हमें सेंसेशन में मदद करता है, ठीक है ना, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट भी करता है, ओके। अब इसका हम बेसिक सा डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा डायग्राम है, ये क्या है, स्किन का डायग्राम भाई सब, ये स्किन का डायग्राम। इसमें मेनली हम इसका डिवीजन होता है, एक होता है ऊपर वाले लेयर्स को कहते हैं एपिडर्मिस, फिर बीच वाले लेयर्स को होते हैं डर्मिस, और नीचे वाले को सबक्यूटेनियस या फैट लेयर्स कहते हैं। व्हाई, बिकॉज फैट यहाँ पे ज्यादा रहता है, ओके, फैट यहाँ पे ज्यादा है। तो इसके अंदर जो होता है स्ट्रक्चर्स, उसका हम बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर्स में स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये सबसे ऊपर वाले लेयर होते हैं, जो एपिडर्मिस के सबसे, एपिडर्मिस एपिडर्मिस के भी 6 लेयर्स होते हैं, ठीक है। और उसके नीचे होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। एपिडर्मिस वाले लेयर्स में होते हैं सीबेसियस ग्लैंड्स, ओके। उसके बाद होते हैं स्वेट ग्लैंड, ठीक है ना, स्वेट ग्लैंड, ये स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है ना। और यहीं से फिर हमारा स्वेट निकलता है जिसको हम पसीना कहते हैं, ओके। फिर फैट वाले लेयर में होता है क्या, ये हमारा हो गया आर्टरीज, और ब्लू वाले से हम अगर करेंगे तो हो जाएगा वैन। अरे भैया साहब निकलो, ब्लू, वेर इज ब्लू, बट ब्लू इज नहीं है,
आज ब्लू है पानी पानी और दिल भी शानी शानी। ये ब्लू आ गया भाई, सब ब्लू आ गया, ये आ गया। ये कैसी बात है, ये ब्लू वाली अब ग्रीन चलने लगा भाई। तो हमारा टैब जो है ना थोड़ा सा प्लास्टिक सूंघ लिया है भाई साहब। तो आप बुरा ना माने, हम इसको थोड़ा ठीक कर लें। ठीक है ना। अब आया ब्लू। ठीक। अब आया ब्लू। ये है ब्लू। आज ब्लू है पानी, ये क्या है? हमारा वेन है। और जो रेड है, ये रेड है, ये क्या है? आर्टरी है। फिर ये क्या है? ये है हेयर का फॉलिकल्स। ठीक है। ये हेयर शाफ्ट इसको ये कहलाता है। और यहाँ से सीबीएसएस ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पे सिक्रेशन देते हैं इसके साथ, हेयर के साथ ही, और ऑयली सिक्रेशन देते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम क्या जानेंगे? ये नर्व होता है भाई, येलो कलर का हमने बताया था। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बेसिक डायग्राम में मेनली आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस बनाते हो, ठीक है ना, स्किन का डायग्राम, तो ये तीन जो लेयर्स हैं आपको शो करना होगा। ठीक है ना। एक आराम से डर्मिस वाले में जाके ऐसे कर देना, जो हेयर हो जाएगा। फिर ऐसे 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 करके गुच्छा ऐसे 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 करके बना देना भाई साहब, ये हो जाएगा स्वेट ग्लैंड। ठीक है ना। फिर आपको कुछ नहीं करना है, एक और स्ट्रक्चर से ये आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं मसल्स। यहाँ पे मसल्स होता है जिसको कहते हैं इरेक्टर पिलाई मसल्स। इरेक्टर पिलाई मसल्स होता है ना, वो गूज वम्स कराता है। जो हम कहते हैं ना, किसी चीज को देखते हो तो हमारा रूह जो होता है, बाल उल खड़ा हो जाता है शरीर को, उसी को तो गूज वम्स। इरेक्टर पिलाई वो हेल्प करता है। ठीक है ना, गूज वम्स कराता है। तो ये इसका इरेक्टर पिलाई, इरेक्टर पिलाई, पिलाई। ठीक है ना, पिलाई मसल। ठीक है ना। ये क्या करता है? गूज बम बी बम, गूज बम्स करवाता। ओके। लेयर ऑफ स्किन मेनली थ्री लेयर्स: एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सीवियस हाइपोडर्मिस। ठीक है ना। ये अगर हम डर्मिस एपिडर्मिस की बात करें, जो आउटर आउटर लेयर है, ठीक है, ये मेनली आउटर लेयर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है। इसमें बहुत सारे सेल्स रहते हैं जिसका नाम होता है मेलेनोसाइट्स। ठीक है ना। जो मेनली मेलानिन सिक्रीट करता है, और हीट के एक्सपोजर पे ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, इसलिए काले आदमी अगर धूप में जले चले जाए तो और ज़्यादा काला दिखता है। वाई? क्योंकि सनलाइट के एक्सपोजर से, डायरेक्ट एक्सपोजर से क्या होता है, मेलानिन टिश्यू, मेलानिन सेल्स होते हैं, वो क्या होता है, ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और मेलानिन क्या आता है, डार्कनेस प्रोवाइड करता है, जिससे कारण और डार्क दिखता है। ओके। फंक्शन का क्या ये एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है? फंक्शन प्रोटेक्शन है, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉसेस। मेनली प्रोटेक्ट करता है चीज़ों को। ठीक है ना। इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है, और वाटर को लॉस होने से बचाता है। फिर आता है दूसरा, ये डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर मिडिल लेयर है, हमने जस्ट बताया था। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व होते हैं, और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है ना। हेयर शाफ्ट होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, इरेक्टर पिलाई मसल्स होते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। फंक्शन क्या है? सेंसेशन का काम करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है, थर्मो रेगुलेशन का काम करता है। जो हीट रेगुलेट जो होता है, ठीक है ना, टेम्परेचर रेगुलेट को थर्मो रेगुलेशन करते हैं, थर्मो रेगुलेशन कहते हैं उसको, ये रेगुलेट करता है। ओके। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस इज इनर मोस्ट लेयर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहते हैं, और फैटी लेयर भी कहते हैं। ये इनर लेयर है, मेड अप ऑफ फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर बहुत सारे फैट्स होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है इंसुलेटर। जहां भी फैट की बात है ना भाई, सब दिमाग में क्लिक करना एक ही चीज चाहिए कि फैट कहीं भी हो, फैट का फंक्शन तो सेम ही होगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है। और शॉक को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना। शॉक को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे हम देखते हैं ना, किसी महिला, कोई महिला है, फीमेल है, अगर वो प्रेगनेंसी स्टेट में है, तो उसका क्या होता है ना कि फैट बहुत ज्यादा एक्युमुलेट हो जाता है पेरिटोनियल में, पेटो। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो तो बच्चे को ना एक शॉक से और जर्क से बचाता है। ठीक है ना। दूसरा है
कि एनर्जी भी प्रोवाइड करता है और इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है ना? जिसके पास ज़्यादा फैट हो उसको ठंडा कम लगता है। फंक्शन ऑफ स्किन, स्किन का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है ना? उसके बाद सेंसेशन का काम करता है, हमने बता दिया सेंसेशन जैसे कोल्ड है, हीट है, टच है, पीन है, ये सब सेंस करने में मदद, सेंसेशन मतलब सेंस करने में मदद करती है। ये ठंडा है, गर्म है, अच्छा चुभा दे किसी ने, पीन ने, मान लीजिए। फिर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, अगर स्किन ना है तो बॉडी टेम्परेचर फिर मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? उसके बाद है एक्सक्रीशन थ्रू द स्वेट, स्वेट से अगर पसीना कहते हैं ना भाई, स्वेट पसीना नहीं जा रहा तो मतलब तुम्हारे शरीर में बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हुआ है, तुम मरोगे एक दिन, ठीक है ना? तो भाई एक्सरसाइज करते हैं, पसीना निकलता है, उससे बहुत सारे वेस्टेज मटेरियल भी निकलते हैं जो हमारे बॉडी में ड्यूरिंग है ना मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बनते हैं वेस्टेज, तो वो निकलते रहते हैं पसीना के थ्रू। तो स्किन से ही निकलते हैं पसीना, तो इसलिए हमने बोला एक्सक्रीशन थ्रू द स्वेट, स्वेट से ना क्या होते हैं एक्सक्रीट करते हैं वेस्टेज को। विटामिन डी का सिंथेसिस भी होता है, हमने बताया था कि यहाँ के विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से बचाता है क्योंकि थर्मो रेगुलेशन का काम करता है इसके। ओके, मैकेनिज्म ऑफ टच सेंसेशंस, मैकेनिज्म ऑफ टच सेंसेशन का मैकेनिज्म की बात करें तो स्टिमुलस कोई दिए जैसे हीट, कोल्ड, टच या पिन कोई चुबा दिए तो स्किन का रिसेप्टर ने उसे रिसीव करेगा, रिसेप्टर्स रहते हैं स्किन में, रिसीव करेगा। फिर वहां पे नर्व होते हैं जिसको हम कहते हैं सेंसरी नर्व, वो क्या करे, नर्व लेगा और स्पाइनल कोड में जाके वो डाल देगा भाई, ठीक है ना? और स्पाइनल कोड से भाई थैलेमस में जाएगा ब्रेन में, और ब्रेन में सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स होते हैं, वहां पे जाके उसका परसेप्शन होता है, हीट, कोल्ड, टेम्परेचर, ये सारी चीज। फिर ये इतना समझ में आ गया, इतना हमने स्पेशल सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ा। उसके बाद आते हैं रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में मेनली क्या होता है ना कि जो रीनल सिस्टम है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे 4-5 नंबर क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं हम। इसका थोड़ा सा क्विक रिव्यू एक बार और देख लेते हैं। इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या होता है कि डेफिनेशन है रीनल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन, स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, ठीक है ना? ये बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिसमें यूरिन का फॉर्मेशन करता है, स्टोर भी करता है और एक्सक्रीशन का भी काम करता है, ठीक है ना? इसीलिए ये क्या करता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करता है। बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है कभी कभी, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किडनी। क्या पता है, किडनी अगर खराब हो तो आपको एसिड बेस बैलेंस जो होता है वो नहीं रहता, इम्बैलेंस हो जाता है, कभी यूरिया बढ़ जाता है, कभी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की बात करें वो सब बढ़ जाता है, क्योंकि मेनली फिल्ट्रेशन का काम करता है। अगर अच्छे से फिल्टर ना करे, वेस्ट मटेरियल बाहर ना निकाले तो एक्युमुलेट हो जाता है शरीर के अंदर, ठीक है ना? जिससे क्या होता है, सोडियम पोटेशियम भी कभी एब्जॉर्प्शन होता है, कभी हाई एब्जॉर्बन होगा, कभी बाहर ही चला जाएगा यूरिन के थ्रू। तो ये मेनली क्या करता है, ये सब चीज इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम पोटेशियम क्या इलेक्ट्रोलाइट्स है, ओके? ये सब चीज को भी बैलेंस करता है। तो मेनली जो रीनल सिस्टम होता है वो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, और मेनली रीनल सिस्टम वो कुछ यूरिन बनाता है, उसको फॉर्म करता है, स्टोर भी करता है और एक्सक्रीट भी करता है। और ये हेल्प करता है कि एसिड बेस बैलेंस जो हमारे बॉडी में है वो बैलेंस रहे, और इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस है, ठीक है? ऑर्गन ऑफ रीनल सिस्टम है, ऑर्गन कौन कौन सा ऑर्गन है रीनल सिस्टम में? पहले होता है किडनी, किडनी पेस में होते हैं, हम सभी जानते हैं। यूरेटर, हर एक किडनी से एक यूरेटर निकलता है, मतलब दो किडनी तो दो यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर एक होगा क्योंकि दोनों यूरेटरी दोनों यूरेटर ज्वाइन हो जाता है किडनी में। मैं अगर सिंपल डायग्राम ऐसे बनाऊं आपको रफली, तो ये हमारा एक किडनीमा हो गया वैसे, ये गलत हो गया वैसे, ये गलत हो गया, ये ये कुछ बीन्स शेप की होती है, ठीक है ना? और यहाँ से निकलते दो यूरेटर, और यहाँ से हमारा रहता है एक डोम शेप का बना रहता है, इधर हो गया यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर ये हो गया यूरेटर, यहाँ आके ज्वाइन हो जाता है, ठीक है? फिर यहाँ होता है यूरेथ्रा, और यहाँ से यूरिन बाहर चला जाता है। ये किडनीज हो गया, ठीक है ना? ये यूरेटर्स हो गए और यूरिनरी ब्लैडर्स हो गए, ठीक है ना? यूरिनरी ब्लैडर्स, ये यूरेथ्रा होता है, और यहाँ से हम मतलब पर्सन्स, ठीक है ना?
यूरिन पास करता है। ओके। तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं मेनली, आपको ऐसे बना सकते हैं। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर्स में ईच ईच ऑफ टू बीन शेप्ड ऑर्गन, ठीक है ना, वेट 125 से लेकर 175 ग्राम का रहता है प्रत्येक, ठीक है ना। और ये मेल में होता है और फीमेल में कितना होगा, 115 से 155 ग्राम। भाई हमारे से सब चीज कम है फीमेल में, कमाल की बात। द किडनी इज टिपिकली मेजर्स अप्रोक्सीमेटली, अगर किडनी को मेजर करें, ठीक है ना, तो कितने सेंटीमीटर का होगा, 11 से लेकर 14 सेंटीमीटर का होगा लेंथ, ठीक है ना, ये भाई लेंथ, ठीक है ना। अगर 6 सेंटीमीटर विथ विथ 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, और 4 सेंटीमीटर थिक, थिक होती है ये वाली, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर थिक होती है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो ये रीनल कॉलम्स हो गए, ये सब रीनल्स कॉलम्स हो गए, फिर मेडुलरी पैरामिड्स हो गए, ये मेडुलरी पैरामिड्स हो गए। इसके बाद ये मेडुला हो गया, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन हो गया बीच वाले, ये कैलिक्स हो गया। ओके, ये कैलिक्स हो गया। और यही कैलिक्स से निकलते हैं बहुत सारे रीनल आर्टरी और वेंस, ठीक है। फिर हमने बताया ये यूरेटर हो गया, जहाँ से ये यूरेटर होते हैं, दो किडनी है तो दो यूरेटर निकल रहे हैं, यूरेटर हो गया। ये कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है ना, रेनल कैप्सूल जो ऊपर में लेयर्स होते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को कैप्सूल्स कहते हैं, ठीक है ना। उसके नीचे होता है कॉर्टेक्स, उसके नीचे होता है ये वाला चीज मेडुला, मेडुलरी, मेडुलरी पैरामिड्स, जिसको मेडुला बोला हमने। ये सिंपल आपको डायग्राम है, आप देख लेना एक बार। उसके बाद आते हैं किडनी के लोकेशन, रेट्रोपेरिटोनियल्स और आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये पीछे वाले वर्टिब्रल कॉलम के साइड इसमें होगा, ठीक है ना। T3 और L3 के बीच में, T12 और L3 के बीच में किडनी सिचुएटेड रहता है। किडनी का अगर फंक्शनल यूनिट की बात करें तो फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। आप इसको ऑब्जेक्टिव्स और वीवीआई में याद कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होगा, तो आप बताना नेफ्रॉन। फिर होते हैं कि एक नेफ्रॉन में, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं भाई, 1 मिलियन पर किडनी, इतने नेफ्रॉन्स होते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी में की बात करें तो कॉर्टेक्स जो आउटर रीजन का होता है, जिसमें ग्लोमेरुलाई होता है, मेडुला में इनर रीजन होता है, ठीक है ना। पैरामिड्स होते हैं, पेल्विक में फनल शेप होता है, यूरिन को कलेक्ट करता है ये, ठीक है ना। ये क्या करता है, यूरिन कलेक्ट करता है, ठीक है ना, इसको हमने बोला कैलिक्स, ठीक है ना। पेल्विक फनल शेप कलेक्ट यूरिन, ये हमारा आता है नेफ्रॉन्स का एक डायग्राम, ठीक है ना। आपको ये नेफ्रॉन कभी कभी पूछ देता है एग्जाम के, नेफ्रॉन का डायग्राम बताएं, ठीक है ना। तो बस ऐसे ये बोमेंस कैप्सूल हो गया, ठीक है ना, ये वोमेंस कैप्सूल हो गया। यहाँ आर्टरीज आर्टरीज वगैरह रहती है। एक जो वोमेंस कैप्सूल में आर्टरी आती है उसे कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स, जो यहाँ से निकलती है, क्योंकि यहाँ आया, इसमें हो गया डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, डी ऑक्सीजनेटेड यहाँ पे ब्लड होगा, क्योंकि आ रही है यहाँ पे और किडनी में फिल्टर होता है वोमेंस कैप्सूल में, तो यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, सॉरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, इसके अंदर बहुत सारा वेस्ट होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे आके फिल्टर हो जाता है, यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है, और जो फिल्टर होके ब्लड फिर वो बॉडी में चला जाता है। इस तरह से फिल्ट्रेशन होता है। ओके। फिर बोमेंस कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलाई, ये क्या है, ग्लोमेरुलाई। फिर ये यहाँ से ट्यूब्स निकलते हैं, कुछ इस प्रकार के ट्यूब्स होते हैं, ठीक है ना। इसको हम डिवाइड करते हैं, ये ऊपर वाले जो हो गए उसको कॉर्टेक्स वाले रीजन में होते हैं, फिर ये मेडुला वाले रीजन में होते हैं, फिर इनर मेडुला के रीजन में होते हैं, ठीक है ना। ये कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में, ये मेडुला वाले रीजन में, कुछ कुछ ऐसे हैं इस तरह से। ये वाला जो रीजन होगा ना, ये वाला, ये हमेशा कॉर्टेक्स में होगा, ठीक है, किडनी के। फिर ये मेडुला, आउटर मेडुला वाला होगा, फिर ये इनर मेडुला होगा। फिर वहां से यहाँ से क्या करेगा, जो पेल्विक होता है, ठीक है ना, वहाँ पे रीनल पेल्विस वहाँ से कलेक्ट करता है यूरिन, यहीं से यूरिन कलेक्ट करेगा और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू पास यूरेटर में आता है, यूरेटर से ब्लैडर में और ब्लैडर से यूरेथ्रा में जाता है। तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, री एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, ठीक है ना। यहाँ से भी री एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, यूरिया का होता है, फिर
वाटर का होता है। ये सारा चीज़ें आपको ज़्यादा ये सब मत लिखना है कि आप भूल जाओगे कभी NaCl, H2O लिखना, ठीक है ना? तो आप सिर्फ़ ऐसा डायग्राम आप बनाना है, ठीक है ना? ऐसा डायग्राम आपने बनाना है और इसका बस लेबलिंग कर देना कि बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है मेनली, ठीक है ना? ओके। फिर कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये सारे प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल होते हैं, ये डिस्टल ट्यूब्यूल्स होंगे, ठीक है ना? प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स होते हैं, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, प्रोक्सिमल जैसे पीसीटी सीईटी कहते हैं ना, वही चीज़ है। एंडोक्राइन सिस्टम है ही, इसका फंक्शन देखा हमने। फंक्शन ऑफ रीनल सिस्टम मेटाबॉलिक वेस्ट को हम बाहर निकालते हैं यूरिन के थ्रू। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं, हमने जस्ट इंट्रोडक्शन में और डेफिनेशन में पढ़ा। एसिड बेस बैलेंस करता है, ठीक है ना? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ठीक है ना? मेंटेन करता है, रेगुलेशन का काम करता है। और इरेथ्रोपोइटिन भी जैसे आरबीसी जिससे बनती है, ठीक है ना? ये इरेथ्रोपोइटिन भी प्रोड्यूस करता है। फिर विटामिन डी का एक्टिवेशन भी काम करता है। विटामिन जो डी होता है उसको एक्टिवेट के भी काम, जैसे कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म करवाने में मदद करता है किडनी। दूसरा आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या बात करेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का डेफिनेशन। एंडोक्राइन सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ डक्टलेस ग्लैंड का ग्रुप है। ये सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स, ठीक है ना? रेगुलेट ग्रोथ को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म करवाता है, ठीक है ना? रिप्रोड्यूस करने में मदद का, और होम्योस्टेटिस में मदद करता है। मतलब एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और रेगुलेट करता है, उसी को होम्योस्टेटिस कहते हैं, ठीक है ना? उसके अकॉर्डिंग अपना चेंज करता है। इंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ डक्टलेस ग्लैंड है। डक्टले ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ चीजें सिक्रीट कर रहा है, तो जो चीज सिक्रीट कर रहा है ना वो डायरेक्ट ब्लड में ही डाल रहा है, ठीक है ना? और ये मेनली ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। आपको इतना याद रखना है बस। मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड क्या कहते हैं, ठीक है ना? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड्स, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल्स, गोनाड्स, ये सारी चीजें, ठीक है ना? हम एक बाय वन पढ़ते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड्स, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, पीनियल्स और गोनाड्स। हम हाइपोथैलेमस की बात पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है? नर्वस टिश्यू और इंडोक्राइन सिस्टम को जोड़ के रखता है और लिंक करके रखता है। ये पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि पिट्यूटरी जो हार्मोन्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, वो मास्टर ग्लैंड कहलाता है। और हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, ठीक है ना? हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्ट लिख रखे हैं ना भाई कि कंट्रोल पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर, पिट्यूटरी हार्मोन को कंट्रोल कर रहा है। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होते हैं वो मास्टर ग्लैंड्स कहलाते हैं, लेकिन पिट्यूटरी सिक्रीट कर रहा है हार्मोन्स, मतलब पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, तभी तो उसके सिक्रेशन को भी कंट्रोल कर रहा है। इट मीन्स अगर मास्टर को ही कोई और कंट्रोल करता है, जो हम कहते हैं कि हाइपोथैलेमस, तो हम कह सकते हैं कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कोई है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स है उसको रेगुलेट करता है कौन? पिट्यूटरी। लेकिन पिट्यूटरी को भी कोई रेगुलेट करता है, वो है हाइपोथैलेमस, इसलिए हमने मास्टर ग्लैंड बोला है। ओके। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, हंगर्स, थर्स्ट, ये सब चीज मेंटेन। हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेंटर्स रहते हैं, ठीक है ना? हीट, कोल्ड, टेम्परेचर, ये सारे सेंटर्स भी रहते हैं। उसके बाद हंगर का, थर्स्ट का, हमने प्यास लगा है, कौन सा एक्टिवेट हुआ भाई? हाइपोथैलेमस ही मैसेज हमें इम्पल्स देता है, ठीक है ना? उसके बाद ठंड है कि गर्मी है, हंगर, भूख लगी है, पेट, खाना खाते हुए भूख, जैसे हम खाना खाए पूरा थाली खा ली, ठीक है ना? अगर हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी में ना हो, हमारे ब्रेन में ना हो, तो हम खाते जाए, हमको पता ही नहीं चले, पेट फट जाए, हैं? पेट फट जाए और हमें पता ही नहीं चले। इसलिए हाइपोथैलेमस कहता है कि अब पेट भर चुका, अब भाई नहीं खाएंगे, ठीक है ना? तो उसके अंदर क्या क्या सेंटर्स होते हैं? थर्स्ट सेंटर होते हैं, हंगर सेंटर होते हैं, एपेटाइट सेंटर होते हैं, भूख लगती है, ठीक है ना? ये स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना? ये स्ट्रक्चर्स है हाइपोथैलेमस को। ये देखो, ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ओके।
ये आपको याद नहीं रखना है ज़्यादा कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये ब्रेन के कोराइड प्लेक्सेस है जो पाया मैटर और ब्रेन से मिलता है, ठीक है ना? और यहाँ पे सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। अपना उतना नहीं पढ़ना भाई साहब, टिपिकल चीज़ें पढ़ना है, क्यों दिमाग लगाना ज़्यादा? दिमाग खराब वैसे ही है हमारा, क्योंकि हमारा डेट शीट आ चुका है। पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड हम इसको कहते हैं, ठीक है ना? मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ओके, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये इसमें ये इसके दो डिविजन्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जहां हम यहाँ दे सकते हैं। ये हमारा हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना? ये हो, सॉरी, ये हो गया एंटीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर, ये हो गया एंटीरियर आगे वाली, और ये हो गया पोस्टीरियर, ओके। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं और एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। ये दो हैं स्ट्रक्चर्स, हम बता नहीं, ये ऑप्टिक काइज्मा है, ठीक है ना? ये हाइपोथैलेमस वाला रीजन है, ये इंट्राग्लैंडुलर क्लैफ्ट है, ठीक है ना? पास डिस्टालिस है, पास इंटरमीडिया है और पास ट्यूबरलाइस है। इन्फंडिबुलम्स है, मेमोरी बॉडी है। मेनली ये आप डायग्राम ऐसे करके आप सिंपल ऐसे बना देना भाई साहब, ठीक है ना? और दूसरा ऐसे करके ऐसे बना देना, इसको लिख देना एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको लिख देना पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ज़्यादा मत लिखना, ठीक है ना? पोस्टीरियर पिट्यूटरी एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की बात करें, थायराइड ग्लैंड हमारे नेक के रीजन में होता है। हार्मोन्स कौन सिक्रीट करता है? T3 और T4, जिसका नाम देते हैं T3 का ट्राइआइडोथायरोनिन और T4 को थायरोक्सिन, ठीक है ना? फंक्शन क्या काम करता है? थायराइड ग्लैंड का क्या फंक्शन है? हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ग्रोथ में मदद करता है और डेवलपमेंट में मदद करता है, शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है, ओके। पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें, पैराथायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसे कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन्स, ठीक है। उसका मेन फंक्शन होता है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल को हमारे बॉडी में बैलेंस करके रखें। दूसरा रहता है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज को एंडोक्राइन फंक्शन भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये इंसुलिन और ग्लूकागोन सिक्रीट करता है, जिससे कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है, ओके। ये होता है पिनियल्स ग्लैंड्स, पिनियल्स ग्लैंड्स एक मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या करता है? स्लीप साइकिल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना? अगर मेलाटोनिन, कभी कभी हम कहते हैं कि लाइट में ना मेलाटोनिन डार्क में ना ज़्यादा सिक्रीट होता है, ठीक है ना? मेलाटोनिन हार्मोन्स, इसलिए लाइट ऑफ करके ना अच्छी नींद आती है। जब लाइट ऑन रहती है ना, तो मेलाटोनिन डीएक्टिवेट होता है, जिसके कारण से हमें नींद नहीं आती या फिर लेट लगता है नींद आने में, ओके। किसी किसी का होता है आदत, या कभी हम फ़ोन ज़्यादा देर तक देखते रह गए तो हमें रात में कहते हैं ना फ़ोन नहीं देखना चाहिए, जिससे कि नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि लाइट हमारे ब्रेन में आती, आँख में जाती है और वहाँ से ब्रेन में, और जिससे के कारण मेलाटोनिन से सिक्रीट नहीं हो पाती है अच्छे से और हमारा स्लीप साइकिल मेंटेन नहीं रहता, ओके। इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है ना? मेलाटोनिन बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है, ठीक है। यहाँ पे है हमारा पीनियल ग्लैंड्स, यहाँ पे क्या है? ये जस्ट देखो, ये पीनियल ग्लैंड है, ठीक है ना? उसके बाद है गोनाड्स, गोनाड्स को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो टेस्टिस और ओवरीज को कहते हैं, ठीक है ना? फीमेल में ओवरीज और मेल में टेस्टिस, गोनाड्स को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आता है? टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है? टेस्टिस हमारा बनाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है ना? मेल जो कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, जैसे कि बियर्ड वगैरह, ब्रॉड शोल्डर्स, दाढ़ी मूछें, ये सब चीज़ें, वॉइस, बगल, ये सारी चीज़ें, वॉइस जो चेंजेस आ जाते हैं प्यूबर्टी में, ठीक है, ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ओवरीज में क्या होता है? ओवरीज सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिससे कि फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आता, ओके, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये हमारा हो गया ओवरी, मतलब हमारा नहीं, ओवरीज है। और ये हो गया, हाँ, टेस्टिस, ठीक है ना? यहीं से सिक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन और यहाँ से होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ओके। इसकी हम बात करते हैं फंक्शंस के। फंक्शन रेगुलेट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करता है, फिर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, फिर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है,
रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। अगर टेस्टिस ना रहे और प्रोजेस्टेरोन ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ना हो तो फिर तो दिक्कत है ना भाई साहब। या फिर ओवरीज ही ना रहो, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन कैसे बनेगा, प्रेगनेंसी मेंटेन कैसे होगा? तो नहीं होगा प्रेगनेंसी मेंटेन तो बच्चे ही नहीं होंगे ना। तो ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट रिस्पॉन्स में भी काम करता है। अब हम आ जाते हैं स्केलेटन स्केलेटन सिस्टम्स में। स्केलेटन सिस्टम में हम क्या करेंगे बात, स्केलेटन सिस्टम में हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम और उसके एक्सियल स्केलेटन्स और उसके एपेंडिकुलर स्केलेटन्स। जो स्केलेटन का डेफिनेशन होता है, द स्केलेटन सिस्टम विद द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स एंड द कार्टिलेज दैट सपोर्ट द बॉडी, प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन एंड द हेल्प इन द मूवमेंट। कहता है बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है, सपोर्ट भी करता है और मूवमेंट भी मदद करता है। कौन? हमारा स्केलेटन सिस्टम। ठीक है। पार्ट्स क्या क्या है स्केलेटन स्केलेटन सिस्टम के? तो इसके मेनली दो पार्ट्स हैं। एक तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है, एक है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ओके, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जो स्केलेट टोटल से बोन होते हैं 206। स्केलेटन सिस्टम में एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में स्कल, वर्टिब्रा, रिब्स और स्टर्नम आएगा। ठीक है ना। और एपेंडिकुलर आएगा अपर लिम्स, लोअर लिम्स, पेक्टोरियल गर्डल और पेल्विक गर्डल्स। जो एक्सियल सिस्टम में टोटल बोन्स होते हैं 80। ठीक है ना। और एपेंडिकुलर में टोटल बोन्स होते हैं 126। यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। ठीक है ना। स्केलेटन सिस्टम्स ये मैक्सिला, स्कल्स, क्लेविकल्स, हिम्ब्रस, वर्टिब्रा, स्किपुला, स्टर्नम्स, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, कार्पल, स्टीबिया, फेबुला, टोर्सल। ठीक है। मेटाटोर्सल्स, फैलेंजेस, फिबुला, पटेला, फीमर, पेल्विस, पेल्विस गर्डल। ये अब इसका फंक्शन, एक्सियल स्केलेटन का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन और पोस्चर मेंटेन करेगा। ठीक है ना। फॉर जो अपेंडिकुलर होता है वो मूवमेंट और लोकोमेशन काम करने में मदद कर, चलने फिरने, लात मारने, घूसा मारने में। घूसा मत तो हाथ मार सकते हैं ना, घूसा फुटबॉल मार सकते हैं, खेलने धूपने में काम आता है। ओके। फिर आता है बोन्स के टाइप्स, जिसके लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन्स और सिस्मॉइड बोन्स। सिस्मॉइड बोन के एग्जांपल है पटेला, इरेगुलर बोन का जैसे वर्टिब्रा, फ्लैट बोन का रिब्स और स्कल्स आते हैं, कार्पल्स और टार्सल्स आते हैं शॉर्ट बोन में, फीमर्स और ह्यूमरस आते हैं लॉन्ग बोन में। लॉन्ग बोन का मेनली एक पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी, ये लॉन्ग बोन का एक डायग्राम है रफली सा ऐसे करके। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो तेरी ऐसे बना सकते भाई शिबान। हाँ, ऐसे बना सकते। ठीक है ना, ऐसे बना सकते हैं। ये हो जाए प्रोक्सिमल एपिफाइसिस, ये हो जाएगा मेटाफाइसिस नेक वाले रीजन, ये हो गए बीच वाले डायफाइसिस और ये डायफाइसिस के बाद हो जाएगा डिस्टल एपिफाइसिस। ओके। जैसे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये प्रोक्सिमल हाइपोफाइसिस है, ये वाले रीजन, उसके बाद मेटा हाइपोफाइसिस। आपको ये नहीं समझ में आएगा तो एपिफाइसिस इसका नाम दे देना। ठीक है। ये डायफाइसिस और ये एपिफाइसिस, इसको प्रोक्सिमल जो पास वाले थाई के पास में होता है इसलिए प्रोक्सिमल एपिफाइसिस, और ये डिस्टल एपिफाइसिस। ओके। पार्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स डायफाइसिस, एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस होते हैं। एपिफाइसिस प्लेट्स होते हैं। ठीक है ना। ये सब कुछ है चीज़ें। और मेनली जो डायफाइसिस होते हैं वो शार्प बोन्स होते हैं, मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन से बना होता है। ठीक है। जो एपिफाइसिस होता है एक्सपेंडेड होता है एंड पे, ये स्पॉन्जी बोन इसको कहते हैं। ठीक है ना। मेटाफाइसिस को एपिफेजियस प्लेट होते हैं बच्चे में। ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवाता है बच्चे में। कौन? डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस रीजन्स। ठीक है ना। एपिफाइजियस प्लेट होते हैं जिसको ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं, ये कार्टिलेज से बने होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल्स जो लॉन्गिट्यूडनली ग्रोथ कर रही है बोन्स, उस ग्रोथ में मदद करता है। फिर जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स आता है, जॉइंट्स का डेफिनेशन हम पढ़े तो जॉइंट इज द जंक्शन बिटवीन द टू और मोर बोन्स अलाउइंग द मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जॉइंट्स है दो और दो से ज़्यादा बोन्स की जॉइंट्स होती हैं जहाँ पे मूवमेंट और बोन की फ्लेक्सिबिलिटी को फ्लेक्सिबिलिटी होता है, वहाँ पे अलाउ करवाता है फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट की बात करें तो फाइब्रस जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजियस जॉइंट होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है ना।
फाइब्रस जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं होगा जैसे स्कल का जॉइंट्स होता है, स्कल सूचस का जॉइंट होता है। कार्टिलेजियस जॉइंट में है तो स्लाइटली मूवमेंट करेगा, थोड़ा ही मूवमेंट करेगा, ठीक है ना? जैसे कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क, प्यूबिक सिम्फाइसिस, स्लाइटली स्लाइटली अगर ये पूरा टच तो नहीं होता है ना किसी का कमर में, अगर पूरा टच होगा तो भाई सब टूट जाए, ठीक है ना? तो कार्टिलेजियस जॉइंट्स उसमें आता है। सैनेबल जॉइंट्स में बहुत सारे, ये सैनेबल जॉइंट्स फ्रीली मूवमेंट के, जैसे पैरों का फुटबॉल किक मारते हैं ना, फ्रीली मूवमेंट करता है। हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट, पाइवट, ग्लाइडिंग सैडल्स और कॉन्डोलाइट जॉइंट्स जैसे रिस्ट में होता है। ये एग्जाम्पल है, ये सब कहाँ आपको पाए जाएंगे, देखने को मिलेंगे? एल्बो और नी में हिंग जॉइंट मिलेंगे, बॉल एंड सॉकेट आपको शोल्डर में और हिप में मिलेंगे, पाइवट एटलस एक्सिस जॉइंट में मिलेंगे, ग्लाइडिंग रिस्ट और एंकल में मिलेंगे, सैडल वाले थंब में मिलेंगे और कॉन्डोलाइट वाले रिस्ट में मिलेंगे। स्ट्रक्चर्स ऑफ सैनेबल जॉइंट्स में आता है, जॉइंट्स का कैप्सूल आता है, सैनेबल मेम्ब्रेन आता है, सैनेबल फ्लूइड्स आता है, आर्टिकुलेट कार्टिलेज आता है, लिगामेंट आता है। ये आपके सैनेबल जॉइंट्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना? ये आपके एग्जांपल है। ओके, ये हो गया मसल्स, ये हो गया आपके मसल्स, ठीक है ना? और ये मसल्स हो गए। ये हमारा क्या है? बोन है, ये बोन है। ओके, बोन के ऊपर एक चीज और दिख रही है यहाँ पे, कार्टिलेज, आर्टिकुलेट कार्टिलेज, जहाँ से जोड़ती है। आर्टिकुलेट मतलब जो जुड़ने वाली जगह होती है, ठीक है, जो जुड़ती है। ये हो गया आर्टिकुलेट। ये हो गया सैनोविल कैविटी। ये यहाँ पे कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं, इसको सैनोविल कैविटी कहते हैं। इसी कैविटी के अंदर सैनोविल फ्लूइड होता है, ठीक है ना? ये यहाँ से एक कैप्सूल निकलते हैं जो दोनों बोन्स को जॉइंट्स करते हैं, ठीक है ना? इसको हम कहते हैं जॉइंट कैप्सूल और सैनोविल्स लाइनिंग्स। ओके, फिर यहाँ पे टेंडन्स होते हैं, फिर इथेसिस होते हैं, ये सारी चीजें। इसको छोड़ो, यहाँ याद करो, ठीक है ना? यहाँ पे देखो अच्छे से, ये आर्टिकुलेट कार्टिलेज होते हैं, इपिफेजियल्स बोन होते हैं, ठीक है ना? ये लिगामेंट्स हो गए। ओके, ये बोन हो गए, ये बोन हो गए। यहाँ पे क्या होता है? सेनेवियल्स कैविटी होते हैं, सेनेवियल कैविटी में सेनेवियल फ्लूइड्स होते हैं। उसके बाद है फंक्शन ऑफ जॉइंट्स के, फंक्शन ऑफ जॉइंट्स का क्या फंक्शन है? मूवमेंट में अलाउ कराता है, ठीक है ना? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हम एक जगह खड़े हो पाते हैं, और शॉक को एब्जॉर्ब करता है। ओके, डायरेक्ट प्रभाव दूसरे ऑर्गन और दूसरे बोन्स पे और बॉडी के स्ट्रक्चर पे नहीं पड़ने देता, उसको हम मतलब प्रोटेक्ट करके रखता है तो चोट फोट से। ओके, तो मेनली ये फंक्शन है हमारे बोन्स का। आज का हमारा थोड़ा सा क्विक थोड़ा रिवीजन हुआ, हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्टी होगा समझने में, बट ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ टाइम, लैक ऑफ टाइम, ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि सरस्वती पूजा में बहुत ज़्यादा बिजी रहने के कारण आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।